तो लास्ट क्लास में तुम लोग को याद होगा हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, राजा किसान और नगर, है ना। किंग फार्मर्स एंड टाउन, इंग्लिश में राजा किसान और नगर। इस पूरे चैप्टर का टाइम फ्रेम मैंने बताया था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, यानी कि अगर क्राइस्ट का बर्थ 0 ईयर माना जाता है तो क्राइस्ट के बर्थ के 600 साल बाद और 600 साल पहले तक क्या चल रहा था। 600 साल पहले क्या होगा, 600 बीसीई, और 600 साल बाद क्या होगा, 600 सीई, जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं बीसीई, और 600 ईस्वी को हम लोग कहते हैं सीई, है ना। इंग्लिश और हिंदी में समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस टाइम की बात कर रहे थे, और तुम लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हर चीज हमने वहां पे अनुमान लगाई थी, है ना। कोई भी चीज हम लोगों को श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वहां पे हमें कोई किताबें नहीं मिली थी। हमें वहां की जो लैंग्वेज जो उन्होंने लिखा हुआ था वो हमें समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसमें सिर्फ चिन्ह बने हुए थे और कुछ जानवरों के चित्र बने हुए थे, तो उनसे हमें कुछ समझ नहीं आया। पर चैप्टर 2 से हमें काफी किताबें मिलनी शुरू हो गई, जिसमें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो था ऋग्वेद। तुम लोग को याद होगा मैंने बोला था सबसे पुरानी जो किताब है ऋग्वेद है हिंदुओं की, और यही किताब सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। तो इस टाइम से हमें किताबें मिलना शुरू हो गई थी, और भी अलग अलग तरीके के अभिलेख मिलने शुरू हो गए थे। अभिलेख इंग्लिश में मतलब इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था प्रिंसेप और प्रियदर्शी। जेम्स प्रिंसेप मैंने कौन बताया था, इसने 2 लिपियां पढ़ी थी। तुम लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 2 लिपियां कौन कौन सी थी, ठीक है। और प्रियदर्शी कौन था, प्रियदर्शी एक राजा ने अपने आप को टाइटल दिया था जो अपने आप को भगवान का प्रिय मानता था, एक बहुत ही महान राजा था, ये उसके बारे में है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रारंभिक राज्य, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि महाजनपद क्या होते हैं। महाजनपद यानी कि बड़े बड़े एम्पायर्स, और ये कितने एम्पायर्स थे, ये 16 एम्पायर थे। तो सबसे पहले छोटे छोटे यहाँ पे एम्पायर्स होना शुरू हुए, 16 थे, और ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे। और बाद में जो सबसे ज्यादा जो फेमस जो महाजनपद था वो था मगध, है ना। मगध ने बाकी सारे के सारे जो एम्पायर्स थे उनको हरा दिया और मगध जीत गया था। इसी में हमने पढ़ा था कि मगध की ऐसी क्या विशेषताएं थी जिस वजह से उसने सारे के सारे महाजनपदों को हरा दिया था। तो मगध कहाँ है, मगध मैंने बताया था आज का जो साउथ का बिहार है, यानी दक्षिणी बिहार का आज का जो है उसको हम लोग मगध बोला करते थे उस टाइम पे। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, एक आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य मतलब अर्ली एम्पायर इंग्लिश में। अब यहाँ पे भी हमने पढ़ा था आरंभिक साम्राज्य सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था मौर्य वंश, यानी कि मौर्यों का साम्राज्य सबसे पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य हिंदुस्तान में देखने को मिला था। और इसके बारे में हमें 2 लोगों से पता चला था। एक तो इंसान था जिसका नाम था कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था वो था मैगस्थनीज। तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था कि मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को हरा दिया था, तो यूनानी राजा ने मैगस्थनीज को उसके कोर्ट में भेजा कि तुम वहां पे रहो और मौर्यों के बारे में जानकारी ढूंढ के लाओ। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस पूरे साम्राज्य को कैसे चला रहे थे। मैंने बोला था कि जो मौर्यों का जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके 5 हिस्से करे थे। जो सेंटर था उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, बाकी केंद्रों की कैपिटल्स मैंने याद करवाई थी, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मौका लगा तो मैं इसकी भी अलग से एक बार और रिवीजन क्लास बना दूंगी। पर ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब इसमें मैंने बताया था कि दक्षिण में, क्योंकि मौर्य का अगर हम लोग देखें तो मौर्यों का साम्राज्य कुछ यहाँ तक था, पर दक्षिण में अलग साम्राज्य थे। उसमें मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए थे। एक थे चोल, ये चल नहीं रहा है, तो एक था इसमें चोल, फिर था पांड्यास, और फिर था चेरास, है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये दक्षिण के राजा थे। इसके बारे में और भी डिटेल में आएगा। इनके बारे में हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है, यानी कि संगम नाम की जो पोएम्स की किताब थी वहां से हमको पता चलता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब जो हमें टॉपिक शुरू करना है उस पे आ जाते हैं। तो अब हमें जो टॉपिक शुरू करना है वो है भूमिदान और
नए संभ्रांत ग्रामीण। मैंने यहाँ पे हिंदी बुक इसीलिए रखी है क्योंकि हिंदी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए इजी होने के लिए यहाँ पे हिंदी रखी है। इंग्लिश वालों से मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक क्या है? भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। देखो, अपने पास एक कॉपी जरूर रखना, कॉपी में नोट्स बनाते रहो, इससे आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे तो तुम लोग नोट्स बनाना बंद कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, भूमिदान का क्या मतलब है? भूमिदान का मतलब होता है कि किसी को आपने अपना लैंड, अपनी भूमि को दान कर दिया। और भूमिदान कब होगा? जब किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होगा और वो उस लैंड में से कुछ हिस्सा किसी को दान करना चाहता है। तो अब क्या है, ये जो समय हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमने 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक हम पढ़ रहे हैं। तो ईस्वी जब शुरू हुई, यानी कि सीई जब शुरू हुई, तभी से हमने हिंदुस्तान में भूमिदान के बारे में देखना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों ने कई बार हमें देखने को मिला या पता चला कि लोग अपने जो लैंड है, जो भूमि है, वो दूसरों को दान कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें सबसे ज्यादा कहाँ से पता चला? ये हमें अभिलेखों से पता चला। अभिलेख इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस। आप जानते हो, जो राजा लोग होते हैं या जो पावरफुल रिच लोग होते थे, वो जगह जगह पे अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस लगवा देते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता था? जिसमें वो जो भी बातें लोगों को बताना चाहते थे उसको गिरवा के एक जगह पर लगवा देते थे, ताकि जो लोग वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उनको पढ़ के पता लगा सके कि राजा या वो इंसान क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे जो अभिलेख हमें मिले हैं, मोस्टली अभिलेखों में हमें भूमिदान के बारे में पता चला है। तो दो तरीके के अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस होते थे। एक अभिलेख जो थे, जो पत्थरों से बने होते थे। पत्थर आप जानते हो सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तो कोई भी पत्थर में अपनी चीजें, बातें गुथवा सकता है। तो एक जो अभिलेख थे वो थे पत्थर वाले, और एक अभिलेख थे ताम्र पत्रों वाले, यानी कि कॉपर प्लेट। कॉपर आप जानते हो एक मेटल है, तो उस मेटल पे गुथवा के जब राजा ने उन मेटल को जगह जगह पर लगवा दिया तो उनको कॉपर प्लेट यानी कि ताम्र पत्रों वाली अभिलेख कहा गया। तो क्या पता चला हमें? भूमिदान के बारे में पता चला कि लोग अपने भूमि को डोनेट कर रहे थे। इसके बारे में हमें कैसे पता चला? हमें अभिलेखों से पता चला। अभिलेख कितने तरीके थे? अभिलेख दो तरीके के थे, एक जो पत्थरों से बने होते थे और दूसरे जो ताम्र पत्रों यानी कि कॉपर प्लेट से बने होते थे। अब इन अभिलेखों में क्या लिखा होता था? इन अभिलेखों में भूमिदान किसने किया, किसको किया, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता था। मोस्टली हमने जो हमें अभिलेखों से पता चला है वो ये पता चला है कि जो लोग भूमिदान किया करते थे वो या तो धार्मिक संस्थानों को, यानी कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मंदिर हो गए, टेम्पल्स हो गए, उनको भूमिदान किया करते थे, या फिर ये लोग ब्राह्मणों को दे दिया करते थे। जो ब्राह्मण है, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने उस टाइम पे भी बताया था, एक दैवीय राजा वाला भी टॉपिक था जिसमें मैंने बताया था कि लोग चाहते थे कि राजा चाहता था कि लोग उसको पसंद करें। अब लोग उसको पसंद कैसे करेंगे? लोग उसको तभी पसंद करेंगे जब वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, और जब वो अपने आप को धर्म से जोड़ के लोगों को दिखाएगा तो लोगों को लगेगा कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसीलिए उस टाइम पे जो भूमिदान होते थे, या तो वो धार्मिक संस्थानों को भूमिदान करते थे या ब्राह्मणों को भूमिदान करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमें अभिलेखों से पता चला। अब ये जो अभिलेख थे, ये कौन सी भाषा में लिखे होते थे? शुरू शुरू में तो ये देखने को मिला कि ये जो अभिलेख होते थे ये संस्कृत भाषा में लिखे होते थे, क्योंकि आप जानते हो कि पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा किसको आता था? ब्राह्मण को आता था। तो ब्राह्मण ही अभिलेख मोस्टली लिखा करते थे, तो ब्राह्मण क्या होते थे? संस्कृत में लिखा करते थे। पर धीरे धीरे 7वीं शताब्दी जब शुरू हुई, तब इन ब्राह्मणों को समझ में आया कि अरे, संस्कृत तो लोगों को आती ही नहीं है, संस्कृत तो सिर्फ हम ब्राह्मणों को आती है। इसीलिए धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि जो अभिलेख हमें उस टाइम के बाद से मिलने शुरू हुए, उनमें कुछ अंश तो संस्कृत में लिखा होता था और बाकी का अंश लोकल भाषा, यानी कि जो वहाँ के आम लोग बोला करते थे वैसी भाषाओं में लिखा होता था। और लोकल भाषा में क्या हो गए, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, वहाँ की स्थानीय भाषा होती थी, तो उनमें ये अभिलेख लिखे होते थे। तो क्या पढ़ा हमने कि जो भूमिदान होते थे वो ईस्वी जैसे ही सीई शुरू हुआ तब से होना शुरू हो गए। ये भूमिदान के बारे में हमें अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख दो तरीके के होते थे, एक जो पत्थरों से बने होते थे और एक जो ताम्र पत्ते यानी कि कॉपर प्लेट से बने होते थे। ठीक है, दूसरी चीज हमें पता चला कि अभिलेख जो होते थे उनमें जो भूमिदान के बारे में दिया गया है वो भूमिदान मोस्टली या तो धार्मिक संस्थानों को किया जाता था या फिर उनको ब्राह्मणों को दिया जाता था। अब ये अभिलेख मोस्टली संस्कृत में लिखे जाते थे, ब्राह्मण लिखते थे।
थे, पर धीरे धीरे उनको लगा कि इनको हमें आम भाषा में भी लिखना चाहिए, तो आम भाषाओं में तमिल या तेलुगु में भी लिखे जाते थे। अब एक बात हमें इन किताबों से, जो हमें इस टाइम की किताबों से पता चली, वो ये है कि आम तौर पर क्या होता था कि स्त्रियों को, जो लेडीज हैं, उनके पास अपने कोई लैंड नहीं होते थे। यानी कि लेडीज के पास उनकी कोई ओनरशिप नहीं होती थी, या तो उनके बाप की जमीन होती थी, या उनके पति की जमीन होती थी, या आगे चल के उनके बेटों के पास जमीन होती थी, पर औरतों के पास कभी भी जमीन देखने को नहीं मिली। आप आज भी जानते हो, आज भी कई बार क्या होता है, जब माता पिता अपनी विल लिख रहे होते हैं, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, अपने बेटों को दे देते हैं सारी की सारी जमीन, मतलब बेटियों को नहीं मिलती है। पर आजकल चीजें चेंज हो रही हैं, पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा एग्जांपल देखने को मिला, और वो एग्जांपल है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी, ये याद कर लो, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रभावती गुप्त गुप्ता एम्पायर की एक राजकुमारी थी। ठीक है, ये किसकी बेटी थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, ये याद रखना, गुप्ता वंश का एक राजा था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इस चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड ने कब से कब तक राज किया था, 375 से 415 ईस्वी, यानी कि सीई। ठीक है, इस दौरान पे ये राजा था गुप्ता एम्पायर का, और इसकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्त। अब इस बेटी की, प्रभावती गुप्त की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक परिवार में कर दी। अब इसका जो पति था प्रभावती गुप्त का, ये बहुत ही पहले ही मर गया, तो इस वजह से क्या हुआ, प्रभावती गुप्त को यहाँ का लैंड मिल गया। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब आमतौर पर तो हमने यही देखा है कि स्त्रियों के पास अपनी कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, पर सिर्फ एक ऐसे हमें स्टोरी देखने को मिली जहाँ पे प्रभावती गुप्त, जो कि एक स्त्री थी, उसके पास अपना लैंड हुआ करता था। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता वंश का राजा था, और उसने 375 से 415 ईस्वी तक उसने राज किया। उसने अपनी बेटी की शादी वाकाटक परिवार में कर दी, और यहाँ पे हमें पहली बार अभिलेखों से पता चला कि प्रभावती गुप्त के पास अपनी जमीन थी, और उसके पास अपनी जमीन को अपने तरीके से चलाने की आजादी थी। तो शायद क्योंकि ये रानी थी, तो रानी के टाइम पे तो आप जानते हो कि रानी के लिए अलग ही रूल्स होते हैं, रानी के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, तो यहाँ पे शायद क्योंकि वो रानी थी, इसलिए उसको जमीन रखने की आजादी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन अभिलेख, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन हैं, उनसे हमें रूरल के बारे में, रूरल कौन होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। अब ये ग्रामीण लोग कौन हैं, कुछ तो ब्राह्मण हैं, कुछ किसान हैं, और कुछ दूसरे और वर्ग के लोग हैं जो दूसरे दूसरे जॉब करते होंगे। तो अब ये क्या है कि ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये लोग भी अपने गांव के प्रधान जो होते थे, जो गांव के, जो इंग्लिश में इसे लॉर्ड बोलेंगे, तो गांव में जो उनके लॉर्ड हुआ करते, विलेजेस में जो लॉर्ड हुआ करते थे, तो ये जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों को भी डोनेशन दिया करते थे, यानी कि दान किया करते थे। अब इनके पास जमीन तो है नहीं दान करने के लिए, तो ये क्या दान करेंगे, कुछ कुछ भी तरीके की वस्तुएं जो उनके पास होती थी, या उन्होंने कोई क्रॉप उगाया है अपनी फील्ड पे, तो वो क्रॉप काट के उसको दे दिया। तो इस तरीके से ये लोग भी डोनेशन किया करते थे। अब ये जो भूमिदान है, ये भारत के हर हिस्से में देखने को मिली। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पश्चिम में देखने को मिली या सिर्फ पूरब में देखने को मिली, ये हमें पूरे के पूरे भारत में हर जगह पर हमें अभिलेख मिले हैं, और हर जगह पर हमें भूमिदान होने के हमें वो मिले हैं, क्लूज मिले हैं कि हमेशा हर जगह पर भूमिदान जरूर होता था। अब जो भूमिदान भी है, वो भी अलग अलग तरीके के होते थे, है ना। कुछ भूमिदान छोटे छोटे लैंड के होते थे, जैसे कोई इंसान है, उसके पास खुद ही के पास कम जमीन है, तो वो बहुत ज्यादा जमीन तो देगा नहीं, अपनी जमीन का कुछ ही हिस्सा देगा। तो कभी कभी भूमिदान कुछ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की हुआ करते थे, कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र लोग दान कर दिया करते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारा लैंड है। तो इस तरीके से भूमिदान भी अलग अलग प्रकार के होते थे, कुछ बहुत कम हिस्सों के हुआ करते थे, कुछ बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों के हुआ करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है कि भूमिदान क्यों किया जाता था, ये सवाल है कि भूमिदान लोग करेंगे क्यों।
क्यों जानबूझ के अपना जो हिस्सा है, अपनी जो जमीन है वो राजा या कोई भी इंसान किसी और को देगा? तो इसके 3 कारण है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूमिदान क्यों होता है, तो इसको 3 पॉइंट्स को अपनी कॉपीज में अच्छी तरीके से लिख लो। पहला पॉइंट तो ये है कि राजा को लगता था कि उसको कृषि बढ़ानी है। जैसे कि मान लो कि राजा के पास पूरा ये उसका राज्य है, ठीक है, उसके पास ये सारा का सारा लैंड है। अब यहाँ पे वो देख रहा है कि कृषि बहुत अच्छे से नहीं हो रही, क्योंकि मोस्टली लैंड तो उसी के पास है। तो वो चाहता है कि और भी ज्यादा प्रोडक्शन हो, और भी ज्यादा उत्पादन हो। तो वो क्या करता था, वो इसमें से काफी सारी जमीन लोगों को दान कर देता था, ताकि जिसको वो दान कर रहा है वो उस जगह पर कृषि करना शुरू कर दे और उसके राज्य में उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो पहला कारण क्या है दान करने का, भूमि दान करने का? ताकि कृषि को नए क्षेत्रों में, यानी कि एग्रीकल्चर को नए एरियाज में एनकरेज किया जा सके, एक्सटेंड किया जा सके, ताकि जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके राजा के यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा बिक्री होगी, और ज्यादा बिक्री होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहला रीजन क्या हो गया लैंड ग्रांट का, ताकि उन एरियाज में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके या फिर एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया जा सके। दूसरा कारण यहाँ पे ये बताया जाता है कि भूमिदान क्यों किया जाता था। भूमिदान इसलिए किया जाता था कि जो राजा है वो धीरे धीरे वीक होने लगा। तो क्यों राजा क्या हो गया, अब राजा वीक होने लगा, तो राजा को लोगों को खुश करने के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए एक तरीका क्या था कि वो लोग लैंड ग्रांट करना शुरू कर दे, यानी कि भूमि दान करने लगे। तो इससे क्या होगा, जिसको वो भूमि दान कर रहा है वो तो राजा का हितैषी बन जाएगा, वो राजा का सपोर्टर बन जाएगा कि राजा ने तो मुझे लैंड दिया है, उसने मुझे इतना सारा भूमि दान किया है। तो जब राजा को ऐसा लगता था कि उसकी पोजीशन वीक हो रही है, जब वो कमजोर हो रहा है, तो अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के लिए वो उनको भूमि दान दे देता था, यानी कि उनको लैंड ग्रांट कर देता था। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे एक टर्म है सामंत। सामंत याद रखना, ये गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ, जो गुप्ता एम्पायर मान लो ये एम्पायर था, तो इतना बड़ा एम्पायर राजा अकेले तो खुद संभाल नहीं सकता। तो इसको संभालने के लिए उसने अपने पूरे के पूरे राज्य को कुछ हिस्सों में बांट दिया था। जैसे कि एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, और हर हिस्से में उसने नए नए सामंत रखे थे। मतलब हर हिस्से को संभालने वाला एक सामंत था। तो सामंतों को खुश करने के लिए कभी कभी जितना लैंड उसको ऑलरेडी दिया हुआ है उससे ज्यादा लैंड उसको दान में दे दिया जाता था, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, जब राजा वीक होने लगता था, जब राजा दुर्बल होने लगता था, तो अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक, अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको दिखाने के लिए वो भूमिदान किया करता था। अब तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये हो गया कि राजा जब अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव के तौर पर दिखाना चाहता था, यानी कि राजा ये दिखाना चाहता था कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। मतलब जब उसको ये लगता था कि लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है या लोग उसको कम जान रहे हैं, तो अपने बारे में लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत बढ़ चढ़ के कि मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुपर ह्यूमन हूँ, अपने आप को एक उत्कृष्ट इंसान प्रदर्शित करने के लिए वो भूमिदान किया करता था। तो ये क्या हो गए, ये 3 रीजन हो गए कि भूमिदान क्यों होता था, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ये जो बीच साइड में एक ब्लॉक दिया हुआ है पिंक में, पेज नंबर 41 में, ये जरूर याद कर लेना, अग्रहार। अग्रहार एक तरीके का भूमिदान होता है, ठीक है। अग्रहार वो भूमिदान होता है जहाँ पर दान किसी ब्राह्मण को किया गया है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही अभी बताया था कि दान कई तरीके के हो सकते हैं, आप किसी धार्मिक संस्थान को दे दो या किसी ब्राह्मण को दे दो। तो जब आप किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हो तो उस दान को बोलते हैं अग्रहार भूमि दान, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राह्मण की क्या, उसमें ब्राह्मण को, जैसे मान लो ये हिस्सा है और मैंने इसमें से, ये पूरा का पूरा लैंड मेरा था, अब मैंने से इसमें से इतना टुकड़ा एक ब्राह्मण को दे दिया। अब ये जो लैंड है ये तो ब्राह्मण को चला गया। अब ब्राह्मण का उस पे क्या अधिकार है, ब्राह्मण क्या करेगा, एक तो पहली बात, इस पूरे के पूरे लैंड पे वो कोई भी टैक्स नहीं देगा, यानी कि उसे मुझे कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये जो ब्राह्मण है ये इस लैंड पे, इस भूमि पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं
उन लोगों से कर वसूलने की इसको आजादी थी। तो दो चीजें हो गई, ये खुद तो टैक्स देगा नहीं राजा को, ये खुद कर कोई नहीं देगा, पर ये उस ही जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं उससे कर वसूल सकता है। तो ये होता था अग्रहारा भूमिदान, यानी कि ब्राह्मण को दिया हुआ भूमिदान, उसको हम लोग अग्रहार भूमिदान बोलते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं इस टॉपिक के। अब भूमिदान अलग अलग तरीके के होते थे, और भूमिदान जो अभिलेखों में हमें पता चला है उससे हमें किसानों और राजा के बीच में क्या संबंध थे उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, हमने भूमिदान क्यों होते हैं ये सब भी देख लिया, पर कुछ लोगों के बारे में हमें फिर भी मालूम नहीं चलता, जिनके बारे में किसी भी इंस्क्रिप्शन, किसी भी अभिलेख, किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे लोग कौन से हैं? ऐसे लोग होते हैं पशुपालक। पशुपालक मतलब पैस्टोरलिस्ट। पशुपालक कौन होते हैं? जो अपने भेड़ बकरी चराते हैं और उसी से अपना पालन पोषण करते हैं। संग्राहक और शिकारी कौन हो गए? शिकारी मतलब हंटर्स, और संग्राहक कौन हो गए? गैदरर्स। यानी कि जो लोग जानवरों को मार के उसी पे जिंदा रहते थे उनको बोलते थे हंटर्स और गैदरर्स। ठीक है, दूसरे हो गए मछुआरे। मछुआरे कौन होते हैं? जो फिश फोक होते हैं, यानी कि जो लोग फिश के ऊपर ही जीते हैं वो होते हैं फिश फोक। अब उनको भी ना तो वो कृषि कर रहे हैं, ना तो वो राजा के अंडर है, उनका इनके बारे में भी हमें नहीं पता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जगह जगह घूम कर खेती करते हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में ये जरूर याद रखना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चरिस्ट। शिफ्टिंग मतलब जो एक जगह पर रहते नहीं है, पूरे टाइम ये लोग शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये लोग क्योंकि एक जगह पे रहते नहीं है तो इनके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये तो हर जगह हर महीने दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी, इनके राज्य के साथ क्या संबंध थे, हमें इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी विवरण हमें यहाँ पे इनके बारे में नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, इसको पढ़ लेना और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।